हेलो, जय हिंद। चले भाई, मूल अधिकार का टॉपिक हमारा चल रहा था, जिसमें मैंने वीडियो पार्ट 1 मूल अधिकार का बना दिया था और अपलोड भी कर दिया, और मुझे उम्मीद है आप लोगों का समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अब जरा इसके पार्ट 2 में हम चलते हैं। देखो, वैसे तो हमने इसको पार्ट बाय पार्ट हमने डिवाइड किया, संविधान में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, लिहाजा हमने इसको कई पार्ट में डिवाइड कर रखा है। अब बात आती, जरा आते हैं। हमारा पहला अधिकार है, मैंने बताया था कल आप लोगों को, वर्तमान में नागरिकों के पास 6 मूल अधिकार हैं, जिसमें पहला अधिकार हमारा है समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, अनुच्छेद 14 से 18 तक। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, वो है हमारा 19 से लेकर 22 तक। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, वो है 23 और 24 में। अगला हमारा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, मीन्स राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, वो 25 से 28 में है। अगला हमारा है शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार, आर्टिकल 29 एंड 30 में है। और लास्ट हमारा जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, 1932 में है। अब जरा हम आते हैं पहला, इसको देखिए। कल मैंने बताया था आपको, फिर बता दूं एक बार आप लोगों को, कि मूल अधिकार वो अधिकार होते हैं जो किसी भी सरकार या किसी भी प्राइवेट संस्था या प्राइवेट व्यक्ति हमसे छीन नहीं सकता। और कानूनी अधिकार वो अधिकार होते हैं जो कोई प्राइवेट व्यक्ति तो हमसे या अथॉरिटी हमसे छीन नहीं सकती, लेकिन यदि सरकार चाहे तो उस पर प्रतिबंध लगा सकती है, वो हमसे छीन सकती है। बात समझ में आई? जैसे देखिए, बहुत सारे हैं, कोई मास्टर प्रोजेक्ट सरकार का बन रहा हो, आपका मकान आ जाए, आपकी ज़मीन आ जाए, उस रास्ते में सरकार उसको आपसे ले लेती है। आपकी मर्जी, ना देना दो अलग मैटर है, आपको देना पड़ेगा। आपसे ले लेती है, उसका आपको मुआवजा कंपनसेशन देती है, वो बात की बात है। यदि वो ज़मीन, वो प्रॉपर्टी आपकी मूल अधिकार होती है, तो संविधान साहब कहता है कि मूल अधिकार हमसे कोई छीन नहीं सकता, लिहाजा सरकार भी ना ले पाती। तो बात समझ में आ गई, बेसिक फर्क। मूल अधिकार कोई नहीं छीन सकता, ना सरकार ना प्राइवेट कोई व्यक्ति। कानूनी अधिकार सरकार छीन सकती, कोई प्राइवेट व्यक्ति नहीं। चलिए आते समानता पे ध्यान रखिए। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में है। पहला कहता है अनुच्छेद 14, विधि के समक्ष समानता या विधि का समान संरक्षण। तो ध्यान दीजिएगा, जो ये है, ये लिया गया है यूके या ब्रिटेन से लिया गया है। जो दूसरा है विधि का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये लिया गया यूएसए से, अमेरिका के संविधान से। क्या समझिए दोनों में फर्क क्या है। ये कहता है कि सभी के लिए एक समान विधि होगी, रूल ऑफ लॉ। विधि का शासन छोटा बड़ा, बुजुर्ग, विकलांग, आम आदमी, महिला पुरुष, सबके लिए एक जैसा कानून होगा। बात समझ में आ गई? और वहीं पर यह कहता है कि सभी को समान संरक्षण दिया जाएगा लॉ का, लेकिन परिस्थितियों बस थोड़ा बहुत डिस्क्रिमिनेट किया, कम ज़्यादा या थोड़ा बहुत फर्क भी कर सकते हैं। जैसे देखिए, इसमें साफ साफ कहा गया है, बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे देखिए, कोई भी अपराध एक 25 साल के युवा कर ले, 5 साल का बच्चा कर ले, क्या दोनों को हम एक ही जैसा, एक ही तराजू में तोलेंगे? नहीं। 5 साल का बहुत बच्चा है, वो नासमझ है, 25 साल वाला समझदार है, क्या दोनों को ही तराजू तोला जाएगा? नहीं। अब देखिए, हम लोग जाते हैं, पूरा टिकट लगता है, छोटे बच्चे का आधा लगता है, बोलो साहब ये भी भारतीय, हम भी भारतीय, ऐसा क्यों कर रहे हो भाई? छोटा आप बड़े हो। जैसे देखिए, अभी इस पे हम आते हैं। हमारे यहाँ देखिए, जो वीआईपी लोग हैं, राष्ट्रपति हैं, राज्यपाल हैं, सारे मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, गवर्नर है, इन सब के लिए थोड़ा अलग प्रोविजन बना दिया गया है। कोई विदेशी राजनयिक एम्बेसडर हमारे रहता है, उसके अलग नियम कानून बना दिया गया है। तो कहा गया है परिस्थितियों बस यहाँ पर कुछ थोड़ा बहुत ढील दी जाएगी। अब जैसे देखिए, अभी तक भारत में किसी भी महिला को फांसी नहीं हुई। अभी शबनम वाला मैटर अलग हो गया था यूपी का, बाकी आज तक किसी महिला को फांसी नहीं हुई। ठीक, तो ये क्या, बस वही चीज, बात आगे समझ में। विधि का के समक्ष समानता, विधि का समान संरक्षण। एक कहता सबके लिए एक ही लाठी सबको हौंकते रहो,
एक ही लाठी सबको होंकते रहो, एक ही तराजू में तोलो, ये कहता नहीं भाई। व्यवहारिक रूप, कहना एक आसान है, व्यवहारिक रूप में एक ही तराजू से तौलना संभव नहीं होता है। लिहाजा थोड़ा बहुत परिस्थितियों के हिसाब से फर्क होना चाहिए। ये यूएसए की देन है और ये ब्रिटेन या यूके की देन है जो वहाँ से हमने लिया है। अब जरा आइए अनुच्छेद 15 में आते हैं। अनुच्छेद 15 कहता है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। ना सरकार करेगी और ना ही कोई व्यक्ति कर सकता है। ये ध्यान दीजिएगा, सबके लिए कहा गया है। ना तो गवर्नमेंट आपको इन गुणों के आधार पर कोई आपके साथ भेदभाव कर सकती है, ना ही कोई पब्लिक प्राइवेट व्यक्ति आपके साथ कोई भेदभाव कर सकता है। खासकर अब देखिए, कोई स्कूल है, कोई कॉलेज है, कोई रेस्टोरेंट है, होटल है, पानी का कुआं है, हैंडपंप है, पार्क है, इन सब के प्रयोग के लिए आप इन गुणों के आधार पर आपको कोई पक्षपात भेदभाव नहीं करे। बोले ठाकुर साहब ये काम करेंगे, वो मौर्य जी नहीं कर सकते, नहीं, जो चलता है। ये बातें हो गई। जैसे स्त्रियों और बच्चों के लिए अब जो कहा गया है भेदभाव नहीं किया जाए, लेकिन यहां पर एक बार और कहा गया है कि यदि किसी के फेवर में कोई भेदभाव होता है, किसी के भले के लिए कोई भेदभाव किया जाता है तो वहां मान्य होगा, इलीगल नहीं होगा। जैसे हम लोग कहते हैं भाई एक बायोलॉजिकल बात है कि स्त्रियों का शरीर महिला पुरुषों की तुलना में कोमल होता है, तो हम ये अपेक्षा करते हैं कि महिलाओं से भारी काम नहीं लिया जाएगा। पुरुष हार्ड है, पुरुष भारी काम करेंगे। अब महिलाएं का ऐसा हमारा पक्षपात हो रहा है, ये तो गलत बात है। तो पक्षपात नहीं हो रहा, भेद नहीं हो रहा है, ये उनके फायदे, उनके सेफ्टी के लिए किया जा रहा है। यदि हम किसी के फेवर में, किसी के भले के लिए कोई पक्षपात करते हैं तो वहां पर ये मान्य क्षम्य है, समझो एक तरह से। दूसरी बात इसी में देखो, SC ST वगैरह हैं, पिछड़े हैं, इनका जो स्कूलों में आरक्षण, एडमिशन वगैरह में आरक्षण होता है, एडमिशन वगैरह में इसी में होता है। अभी आप देखिए कि जो OBC, सॉरी, जो स्कूलों में देखो कि SC की मेरिट यहाँ आती है, ST OBC की जाती है, ST की मेरिट यहाँ जाती है, गरीबों की है, तो ये भी इसी में आधार बनाया गया है। ध्यान रखिएगा, इन गुणों के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, एक बात। दूसरी बात, यदि इस धर्म या इस वंश या इस जाति या इस यहाँ के लोगों ने भूतपूर्व ऐतिहासिक टाइम में कोई गड़बड़ काम किया है या कुछ उनका रिकॉर्ड खराब रहा है, उनकी अगली जनरेशन से भी इस आधार पर भेदभाव, पक्षपात नहीं होगा। जैसे अभी अगर आप 1857 की क्रांति की बात कर लीजिए तो जो सिंधिया खानदान था उसके बारे में बहुत बड़ी बातें करी गई हैं। उन्हीं के एक पीढ़ी में है हमारे ज्योतिराज सिंधिया जी, जो आज मंत्री बने घूम रहे हैं। अब कौन साहब उनके दादा परदादा पितामहियों ने जो 58 में गड़बड़ किया, देश का साथ अंग्रेजों साथ दिया, ऐसी कोई बातें सुनने में आती हैं, तो हम उनसे बदला लेंगे। अरे यार, उनके लोगों ने किया तो उन्होंने थोड़ी किया है। लिहाजा ऐसे गुणों के आधार पर कभी आपके भेदभाव नहीं किया जाएगा। बात समझ में आ गई। अब आते हैं अनुच्छेद 16 में आते हैं। 16 कहता है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। जब कहीं भी रिक्तियों की बात, सरकारी भर्तियों की बात आएगी, सभी नागरिकों को समान अवसर दिया जाएगा, लेकिन सरकार के पास योग्यताएं तय करने का, मानक मापदंड तय करने का अधिकार होगा। नहीं कि निरक्षर अनपढ़ है, 8वीं पास का सब आइए फॉर्म भरेंगे। अरे भैया, अवसर दिया जाएगा लेकिन योग्यताएं तो पूरी करिए आप। जो मानक है, शारीरिक माप है, या जो आपकी शिक्षा शैक्षिक योग्यता है, या जो भी नियम कानून सरकार ने बनाए हैं, यदि आप उसको फॉलो करते हैं तो आपको समान अवसर दिया जाएगा। यहीं पर कह दिया गया था यदि राज्य की राय में राजकीय सेवाओं में उसके नागरिकों का, उसके पिछड़े हुए नागरिकों का वर्ग का प्रतिनिधित्व कम है, पर्याप्त नहीं है, तो उस वर्ग के फेवर में कुछ सीटें आरक्षित की जा सकती हैं। ध्यान दीजिएगा, जो पिछड़ा वर्ग, जो OBC का आरक्षण है, वो इसी की देन है। हालांकि बाद में मंडल आयोग वगैरह की बातें हैं। तो ध्यान दीजिएगा, पूछेगा आपसे कि इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, अवसर की समानता किस आर्टिकल में है? अनुच्छेद 16 में है। कहां पर? लोक नियोजन, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, सरकारी नौकरियां की जब बात आएगी तो सभी नागरिकों को समान अवसर
दिया जाएगा। हाँ, योग्यताएं तय करने काम, मापदंड तय करने काम, सिलेबस तय करने काम, परीक्षा कैसी होगी क्या होगा वो सरकार का विशेष अधिकार है। अब जरा आते हैं छुआछूत का अंत, अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 कहता है साफ साफ कि छुआछूत या अस्पृश्यता से संबंधित किसी भी अयोग्यता को लागू करना दंडनीय अपराध है, या यूं कहे छुआछूत के आधार पर हम किसी को अयोग्य नहीं ठहरा सकते। यदि हमने किसी के साथ छुआछूत जैसा बर्ताव किया है तो उसके लिए दंड का प्रावधान है। सबसे पहला क्वेश्चन आपका यहां पर यह बनता है कि संविधान का पहला आर्टिकल कौन सा है जिसमें दंडात्मक कार्यवाही की बात की गई है। तो अनुच्छेद 17 पहला आर्टिकल पूरे संविधान में है जहां पर दंड की बात की गई। उसके बाद आगे और भी हैं, लेकिन इससे पहले कोई आर्टिकल दंड की बात नहीं करता। अब आता जरा, अब अस्पृश्यता में बहुत सारी चीजें आती हैं। किसी को जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करना, जाति सूचक गालियां देना है, छुआछूत जैसा बर्ताव करना। बहुत भाई आप लोग भारत में रहते हो, भारत में बहुत सारे गांव से देहात तक शहर तक देखते हो, तो खासकर हमारा जो दलित वर्ग है, शेड्यूल कास्ट या SC ST के साथ में चीज़ें करी गई हैं, तो बहुत चीज़ गलत है। फिर कहता अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 कहता उपाधियों का अंत, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। साफ साफ कहा गया है राज्य, राज्य मतलब सरकार, सेना मिलिट्री, विद्या एकेडमिक, राज्य सेना अथवा विद्या संबंधी उपाधि के अतिरिक्त अन्य कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगी। जैसे देखिए राजाओं के टाइम पे खुश हो गए, ये फर्जी उपाधि दे दिया। इसमें अकबर हमारे बहुत महान थे। देखो बोले महेशदास तुम बीरबल हो और रामतनु पांडे तुम आज से तानसेन हो, मुल्ला रहीम तुम मुल्ला दो प्याज। तो अर्जी फर्जी की जो उपाधियां बांटी जाती है उसको प्रतिबंधित किया गया है। जैसे देखिए कहा सेना और विद्या संबंधी उपाधि। देखिए सचिन को सेना की उपाधि दी गई, धोनी को भी जब मोदी जी ने 370 हटाया था, धोनी गए थे BSF में, कुछ उपाधि उनके पास है। तो ऐसी उपाधियां, अब देखो भारत रत्न हो गया, भारत रत्न हो गया, पद्म भूषण, पद्मश्री, पद्म विभूषण, ये क्या है? ये उपाधियां नहीं है, ये सम्मान है। कोर्ट ने डिसाइड किया है कि ये सब सम्मान है। उपाधियां नाम के पहले लगाई जाती हैं और ये जो सम्मान नाम के साथ लगाए नहीं जाते, लिहाजा कि सम्मान है। ऐसा क्यों होता है? क्यों इनको देखो ये सब क्या है, इनकी अपनी व्यक्तिगत उपलब्धियों पे इनको नवाजा जाता है। जैसे सचिन है भारत रत्न, लता जी थी भारत रत्न, अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत रत्न। भाई इनके अपन में क्षेत्र में रोल है, देश की सामाजिक आर्थिक या जो भी कह लीजिए संस्कृति को बढ़ाने में इनका अपना अहम रोल है। इनके अपने अपने क्षेत्रों में योगदान है, उनको उसकी वजह से इनको सम्मानित किया गया है। और उद्देश्य हमारा इन अवार्ड को देने का, सम्मान को देने का इतना सा होता है, इनको देख के और भी लोग प्रेरित होंगे और अच्छा अच्छा काम करने का प्रयास करेंगे, जिससे देश समृद्धि करेगा, देश का माहौल अच्छा होगा। चलिए ये था आपका पहला अधिकार, समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18। ध्यान दीजिएगा 14 से 14, 15, 16, 17, 18 इस सब की सब समानता की बातें करता है। बस फर्क इतना है पांचों अनुच्छेदों में समानता का आधार अलग अलग है। विधि को यहाँ बनाया गया है, यहाँ धर्म, मूल, वंश, जाति वगैरह को आधार बनाया गया है, यहाँ पर सरकारी नौकरियों, रिक्तियों को आधार बनाया गया है, यहाँ छुआछूत को आधार बनाया गया और यहाँ उपाधियों को आधार बनाया गया। यूँ समझिए अगर फर्जी उपाधियाँ सबको बांटते रहेगा, सरकार की तरफ से बढ़ती जाएगी, तो व्यक्ति अपना VIP समझने लगेगा। जैसे राजाओं के टाइम पे बोला कि आप तुम खुसरो हो, तुम मजमूदार हो, पलायन तुम नमकाने हो, तो जब शासक वर्ग से फ्री फंड की उपाधियाँ मिलेंगी, लोग अपने को VIP समझेंगे। तो भी समाज में समानता क्या मतलब रह जाएगा? लिहाजा इसको देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए अब फिर आगे देखते हैं। दूसरा अधिकार हमारा है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। ध्यान दीजिएगा, अब जरा हम 1 बाय 1 अनुच्छेद 19 पे आते हैं। तो देखिए 19 पे साफ कहा गया है, अनुच्छेद 19 पे कुल मिलाकर 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन बनता है अनुच्छेद 19 में कितनी प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं? कुल मिलाकर 6 प्रकार की, एक बात। दूसरा क्वेश्चन बनता है, ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 19 में दी गई स्वतंत्रताएं टेम्परेरी है, अस्थायी है। यदि इनसे किसी विधि का उल्लंघन होता है तो ये स्वतः समाप्त हो जाती है।
या फिर और भी कई, जैसे देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता पर कोई फर्क पड़ता हो, देश का माहौल खराब होने वाला, लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब होने वाला हो, ऐसे बहुत सारे कई रीजन, किसी पद की गरिमा को ठेस पहुंचने वाली हो, तो इस टाइप कई सारे फैक्टर्स हैं, कई सारे रीजन हैं जिसकी वजह से उस पर प्रतिबंध लगाया जाता है। वो अभी हम आगे नोट कर देंगे। तो देखिए पहला कहता है इसमें 19 का पहला, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अपनी बात को कहने का, अपने विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता सभी को दी गई है। ध्यान दीजिएगा, किसी भी टॉपिक पे हम अपने विचार रख सकते हैं, अपने वक्तव्य दे सकते हैं। जैसे देखिए आपने पढ़ा होगा RTI, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, हमें बोलने का अधिकार, हमें जानकारी हासिल करने का भी अधिकार है, इसी में शामिल है। जब इंडिया मैच जीतती है, झंडा फहराते हैं, ये क्या है? अभिव्यक्ति। तो हाँ, हमको संदेश जीत गया, झंडा फहरा रहे हैं, अभिव्यक्ति की आजादी है। हम धरना प्रदर्शन करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, अभिव्यक्ति की आजादी है। जब हम किसी व्यक्ति से, किसी नेता या किसी पार्टी या किसी व्यक्ति जो अच्छे पद पर बैठा है उससे हम विरोध करते हैं, हम काला झंडा दिखाते हैं, हम पुतला फूंकते हैं, हम इंसान थोड़ी फूक रहे हैं, तो उसको पुतला फूंक रहे हैं, ये क्या अभिव्यक्ति की आजादी है? नारा लगाना अभिव्यक्ति की आजादी है। तो ये सारी चीजें इसी में काउंट होती हैं। अब आते हैं सभा या सम्मेलन। कहा गया शांतिपूर्ण तरीके से आप सभा, कोई सम्मेलन, कोई भी असेंबली कर सकते हैं, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हुए। ये नहीं कि वहां पे आप दंगा बवाल कर रहे हैं, ऐसा भाषण दे रहे हैं कि वहां माहौल खराब हो जा रहा है, दंगा करवा दें आप, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। शांतिपूर्ण कर, बिना अस्त्र शस्त्र के शांतिपूर्ण तरीके से सभा या सम्मेलन। 19 का सेकंड। फिर कहता है आप कोई पार्टी, कोई संगठन या संघ, कोई यूनियन बना सकते हैं, लेकिन आपकी यूनियन, संघ, पार्टी का एजेंडा राष्ट्रहित में हो, लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब करने वाला न हो। ऐसा नहीं कि आप ऐसा कोई संगठन बना लें जो देश विरोधी कामों में लिप्त हो जाए, उठा के बंद कर दिए जाओगे। ठीक। कहता है पूरे भारत में कहीं पर भी आने जाने की आजादी, बिना रोक टोक आइए जाइए। लेकिन फिर वही बात आती है कि देश की अखंडता, संप्रभुता, लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था, इस पे कोई फर्क न पड़े। कहा गया कि पूरे देश में कहीं भी आप जाइए, घूमिए, टहलिए, निवास करिए, और यदि जेब में बजट अलाउ करे तो वहां पे जमीन खरीद के परमानेंटली मकान बनवा कर सेटल हो जाइए, पूरे देश से किसी भी राज्य में, अगर भारत के नागरिक हैं तो। 5 अगस्त 2019, यूं कहिए 6 अगस्त 2019, जब जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन विधेयक पहले राज्यसभा में पारित कराया गया, फिर 6 अगस्त को लोकसभा में पारित हुआ, शाम को राष्ट्रपति महोदय के हस्ताक्षर हो गए। और फिर चूंकि पहले जम्मू कश्मीर में ये चीज़ नहीं थी कि शेष भारत के लोग जम्मू कश्मीर में जाकर घूम तो सकते थे, निवास कर सकते, पर वहाँ परमानेंटली शटल या जमीन जायदाद नहीं खरीद सकते थे। अब क्या है, 5 और 6 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन बिल पास होकर राष्ट्रपति महोदय के सिग्नेचर होने के बाद कानून बनकर अधिनियम बन गया, जिसे 31 अक्टूबर 2019 से इम्प्लीमेंट कर दिया गया। अब आप चाहें कश्मीर में जाइए, वहां पे रुकिए, रहिए, जमीन खरीदिए, कोई मतलब नहीं है, अब आपको वहां पे अधिकार दे दिया गया है। फिर कहता है रोजगार की स्वतंत्रता, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आजीविका चलाने के लिए, जीविका चलाने के लिए विधि मान्य रोजगार करने का अधिकार है। ऐसा रोजगार जो हमारा संविधान, हमारा कानून, हमारे देश की कानून व्यवस्था इजाजत देती है, आप कर सकते हैं। जैसे देखिए हम ही हैं, हम पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, ये हमारा रोजगार है। कोई सब्जी ठेलिया लगा रहा है, उसका रोजगार है। कोई पचन दुकान खोले बैठा, उसका रोजगार है। हमारे लिए बाकायदा कोचिंग रजिस्ट्रेशन होता है, सरकार लाइसेंस देती है, जाओ चलाओ। ऐसा रोजगार जो विधि मान्य हो, इलीगल ना हो। ये नहीं कि साहब हम गांजा बेचेंगे, चरस बेचेंगे, अवैध दारू तस्करी करेंगे, ये सब नहीं चलेगा।
ये मिला जुला कर कुल आपका है। और इसी में ध्यान रखिएगा, इसी बारे में प्रेस की स्वतंत्रता भी शामिल है। पहले वाले में प्रेस की स्वतंत्रता, ध्यान दीजिएगा, ये तो एक व्यक्ति के लिए है। प्रेस क्या है? मीडिया। अब व्यक्ति का एक बड़ा स्टेज है, व्यापक स्वरूप है, लिहाजा इसको इसी में 19(1)(a) करके जोड़ दिया गया है। 19(1)(a). चलिए इसको ले लीजिए, फिर अगला आर्टिकल 20 स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं, आर्टिकल 20 में आते हैं। 19 मैंने करा दिया, 20 में आइए। इसका दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट टू कन्विक्शन। ध्यान दीजिएगा, इसमें 3 पॉइंट है। पहला कहता है कार्योत्तर विधियों से संरक्षण, प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। इसको समझते हैं जरा। इसमें कहा गया किसी भी व्यक्ति को तभी दोषी या अपराधी ठहराया जाएगा जब उसने किसी लागू विधि का उल्लंघन किया है। बात समझ में आई? मीन्स जब उसने कोई कृत्य किया है, यदि उस समय के कानून में अपराध है, उस समय के कानून में अपराध है तो ही अपराधी ठहराया जाएगा, अन्यथा नहीं। पहला कि कोई कृत्य हमने आज किया है, कानून 1 साल बाद बना, आज वो अपराध नहीं है। हमारा कृत्य जो हमने किया है, कार्य वो अपराध नहीं है। 2 साल बाद कोई नया कानून बन गया जिसमें अपराध ठहरा दिया गया, तो क्या 2 साल के बाद का कानून आज के किसी भी एक्टिविटी पर लागू होगा? नहीं होगा। तो यहां पर यही कहा गया है, यदि कोई कानून बाद में बनता है तो पिछले किसी भी एक्टिविटी पर लागू नहीं होगा। प्लस यही नहीं, मान लीजिए आज किसी व्यक्ति से कोई अपराध हो गया जिसमें 6 महीने, आज की डेट में 6 महीने से ज्यादा सजा नहीं हो सकती। फिर नया कोई कानून, केस अभी चल ही रहा है, तब तक नया कानून आ गया, साहब उस अपराध में तो 5 साल सजा है। तो बात आती है उसको सजा 6 महीने की होगी या 5 साल की होगी। तो ध्यान दीजिएगा, जो उस समय जब ये जो घटना हुई है उस समय कानून क्या कहता है वही लागू होगा, बाद का कानून उस पर लागू नहीं होगा। ना तो मिला जुला का शॉर्टकट में समझिए, किसी भी पूर्व की घटना पे, पूर्व के किसी एक्टिविटी पर, कृत्य पर कोई बाद का कानून अप्लाई नहीं होगा। ये इससे सुरक्षा देता है आपका। दूसरा क्या है? दोहरे दंड और बचाव से, दोहरे अभियोजन और दंड से बचाव। उल्टा हो गया, देखो थोड़ा छूट गया। दोहरे अभियोजन और दंड से बचाव। ध्यान दीजिएगा, यहां पर 2 बातें, अभियोजन भी हुआ, दंड भी हुआ हो। किसी केस में आपको अभियुक्त बना दिया गया हो, आपका ट्रायल कोर्ट में हो चुका हो, बाकायदा आपको सजा भी दे दी गई हो, तो दोनों प्रक्रिया पूरी हो गई है, तो फिर से उसी अपराध, उसी केस फाइल के लिए दोबारा ना तो आपको ट्रायल होगा, ना दोबारा आपको सजा दी जाएगी। यदि थोड़ा सा आपको ध्यान दीजिए, मूवी इस जमाने पहले अमिताभ बच्चन की थी अंधा कानून, उसकी हम आप समरी बता दें। अमरीश पुरी एक स्वांग रचाता है, ड्रामा करता है, जिसके तहत अपना फर्जी मर्डर केस का एक सीन क्रिएट करता है जिसमें अमिताभ बच्चन को फंसा दिया जाता है और अमिताभ बच्चन जेल काट के जाते हैं, जेल सजा जो भी होती है पूरी करके वापस आते हैं, या सजा माफ कर दी जो भी है। ध्यान दें, सजा कोई माफ भी कर दी जाती है तो भी सजा पूरी ही मानी जाती है। तो बात अब आती है यहां से कि अमिताभ बच्चन क्या है, जब जेल से निकल कर आते हैं, एक दिन इत्तेफाक की बात अमरीश पुरी उसको टकरा जाता है, देखा ये तो वही है, उठाया तलवार, पीछा किया, भागते 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 आगे आगे हम पीछे पीछे, तो वो अमरीश पुरी उसी जज साहब के कोर्ट में पहुंचते हैं जैसे जज ने उनको सजा सुनाई थी। अब की जगह अमिताभ बच्चन को सही मारता है, लो भैया, बोला साहब देखो ये वही व्यक्ति है जिसके मर्डर में हमको सजा हो चुकी है, इसके मर्डर का केस तो हम सजा काट चुके हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या दोबारा ट्रायल होगा? नहीं। दंड मिलेगा? नहीं। क्यों? अपराध तो ही है, पहले भी मर्डर था अमरीश पुरी का भाई अमिताभ बच्चन, दोबारा भी केस क्या बना, मर्डर अमरीश पुरी का भाई अमिताभ बच्चन, केस तो ही है।
पहले ट्रायल भी हो चुका, दंड भी पहले ही अभियोजन में उसका हो चुका है, उसमें दंड भी पा चुका वो, लिहाजा दोबारा अब नहीं होगा। लेकिन कंडीशन ये कि अब प्रक्रिया दोनों पूरी हो चुकी हो तभी अप्लाई होगा ये। तीसरा कहता है किसी भी व्यक्ति को अपना अपराध स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अपनी मर्जी से करना चाहे तो कर ले, वो भी मजिस्ट्रेट की गैरहाजिरी में, मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में, वो भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में। यदि आप अपना अपराध स्वीकार करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, करें कॉन्फेस करना, यदि आप स्वीकारोक्ति करते हैं हाँ साहब अपराध हमने किया है, किसके सामने करेंगे? जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने। फिर आपसे पूछेगा कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं है जो स्वीकार कर रहा हो फर्जी में, तो आपसे पूछे कोई प्रेशर कोई नहीं, कोई धमका उमका रहा हो, तो आप सही बोलिए अपनी मर्जी से कर रहे हैं क्या कर रहे हैं। तो यही कहा गया किसी व्यक्ति को अपराध स्वीकार करने के लिए फोर्स या विवश नहीं किया जाएगा। तो 3 चीजों से आर्टिकल 20 आपका संरक्षण देता है कि बाद में बनाया गया कानून पुराने केस पर लागू नहीं होगा। एक बार सजा और ट्रायल हो चुका है तो उसी द्वारा सजा नहीं होगी, ना ट्रायल होगा। किसी व्यक्ति को जबरिया अपराध स्वीकारने के लिए डंडा फोर्स का प्रयोग नहीं किया जाएगा, उसको बाध्य नहीं किया जाएगा। तो ये था आपका आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 और इसके बाद अभी 21 है, 22 है, बड़े टॉपिक हैं, ये बड़े आर्टिकल हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगली वीडियो में मैं स्टार्ट करूंगा 21, 22, 23 एंड 24, ये 4 आर्टिकल आपके हो जाएंगे। चलिए वीडियो अच्छे लगे लाइक करिए, शेयर करिए, सबको बताइए। वैसे भी ये टॉपिक ऐसा है, हमारे मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स सबको पता होना चाहिए, क्या छात्र क्या आम नागरिक, देश के नागरिक हैं, देश के संविधान के बारे में जानिए, अरे कुछ नहीं अपने अधिकारों को जानिए। चलिए मिलते हैं, जय हिंद अगली वीडियो में।